नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है इक्यास क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा है आप स्वस्थ ही होंगे और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपने उद्देश्य प्राप्ति पर सफल हों और प्रतिदिन यही प्रार्थना रहेगी। चलिए पढ़ते हैं आज गुप्त काल का। देखिए एक प्रकार से समापन का दौर चल रहा है। जो गुप्ताज पीरियड है इसका समापन करने वाले हैं और मुझे बेहद बेहद प्रसन्नता है इस बात की कि हमने बड़े बड़े राजवंश जितने थे, चाहे विदेशी शासक हों या चाहे मौर्य वंश हो, है ना, वैदिक धर्म हो, उसी प्रकार आज गुप्त धर्म का भी कुशलता पूर्वक समापन होने जा रहा है। गुप्त काल में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है क्योंकि ये गोल्डन एज होता है, स्वर्णिम युग होता है भारतीय इतिहास का। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या था? गुप्त काल। इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास में, है ना। आज हम इसी क्रम में आपको ये बताएंगे। एक प्रश्न आया था मध्य प्रदेश पीएससी में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2017 के मुख्य परीक्षा में। वो प्रश्न था 15 नंबर का प्रश्न था कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर अर्थात जो कल्चरल अचीवमेंट्स थे गुप्ताज पीरियड के, गुप्ताज टाइम्स के, उसके आधार पर, उसके बेस पर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित होगा, है ना। प्राचीन भारत का अर्थात एंशिएंट इंडिया का स्वर्णिम युग अर्थात गोल्डन एज कहना कितना सही है कितना गलत, ये आपको बताना था। अर्थात प्रश्न में ये आया था, 15 नंबर का प्रश्न था 2017 में पीएससी में मुख्य परीक्षा में। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं कि धार्मिक स्थिति और कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर को मद्देनजर आप इसका उत्तर दे पाएंगे। इसे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और जितना भी मैंने बताया कि आपसे ये प्रश्न पूछे, मान लीजिए मुख्य परीक्षा में पूछ लिया कि भारतीय इतिहास गोल्डन एज था, अर्थात जो एंशिएंट इंडिया था, एंशिएंट हिस्ट्री थी क्या थी, तो याद इसे आप जान लीजिए कि गुप्त काल को ब्राह्मणों का पुनरुत्थान काल कहा जाता है। ब्राह्मणों का पुनरुत्थान काल या कहें पुनर्जन्म, है ना, ये कह सकते हैं। तो ये था रिसरेक्शन टाइम ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मणों का ये पुनरुत्थान काल था, ये याद रखिएगा। रिसरेक्शन टाइम ऑफ ब्राह्मण्स कौन था? गुप्त काल था, ठीक है। अब ये बात भी जान लीजिए कि गुप्ताज टाइम में, गुप्त काल में हिंदू धर्म के दो नए संप्रदाय बने थे, है ना। दो संप्रदाय, दो रिलीजन बने थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए पहला तो शैव धर्म है। कौन है? हिंदुइज्म के दो संप्रदाय, दो रिलीजन बने थे, दो धर्म बने थे। वो था एक भागवत धर्म या कहीं भागवत संप्रदाय, जिसके 3 अन्य नाम थे, पांचरात्र धर्म और वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, ठीक है। तो पहला तो हो गया भागवत धर्म, ठीक है। भागवत रिलीजन जो था और शैव रिलीजन या कहीं शैविज्म जो था, ये दोनों का जन्म गुप्त काल में ही होता है। हालांकि इसका अध्ययन हमने पूर्व में ही कर लिया है, जब धार्मिक आंदोलन को मैं पढ़ा रहा था। वहीं पर सभी धर्मों का अध्ययन, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, सबका अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। मित्रों बात यह है कि गुप्त शासक कौन से धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म के, किस रिलीजन के वो फॉलोअर्स थे। कौन? जो गुप्ताज रूलर थे, ठीक है, शासक थे, राजा थे, वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। जो गुप्ताज रूलर थे वो वैष्णव फॉलोअर्स थे, वैष्णव धर्म के, वैष्णव रिलीजन के कह सकते हैं फॉलोअर्स थे, ठीक है, अनुयायी थे। मित्रों इस काल में एक प्रश्न पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि विष्णु भगवान का जो विष्णु भगवान थे, उनका कौन सा अवतार प्रसिद्ध था? वो 12 अवतार था,
वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध किस काल में था, किस टाइम पे था? वो गुप्ताश टाइम पे था, गुप्त काल में। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति के अंतर्गत गुप्त काल में बने मंदिरों की। अब एक चीज मैं इसको बताने से पूर्व ये बता देता हूं कि भारत में मंदिर के निर्माण की जो शैली पैदा होती है वो गुप्त काल में होती है। अभी तक आपने जितना पढ़ा, क्या आपको कहीं भी मंदिरों का उल्लेख आया है? नहीं आया। गुप्त काल में ही, गुप्तास पीरियड में ही गुप्त मंदिरों के निर्माण की शैली, है ना, जो मंदिरों के कंस्ट्रक्शन का स्टाइल होता था, शैली होती थी, वो इसी काल में जन्म लेती है। ठीक है। हालांकि जो मंदिरें होती थी, वर्तमान में जो मंदिर है ऐसी नहीं होती थी। ये कह सकते हैं कि मूर्तियों को 4 दीवारों के अंदर रखकर उसके ऊपर एक छत डाल दिया जाता था, उसे मंदिर की संज्ञा दी जाती थी। ये प्रारंभिक चरण था मंदिरों के निर्माण का, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल का ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था, ये कह सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक चरण। फिर आगे चलते चलते आप दक्षिण भारत में जाइए, वहां पर मंदिर देखिए, खजुराहो के टेम्पल देखिए। जब चंदेल राजा आते हैं, चंदेल किंग आते हैं, धंग जैसे शासक, उन्होंने कितनी शानदार मंदिरों का निर्माण करवाया है खजुराहो में। तो ये बाद के काल में होता गया, लेकिन मंदिरों के निर्माण का जो प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है, जो इनिशियल स्टेज होता है, वो आपके गुप्त काल में होता है, गुप्तास टाइम पे होता है। मंदिर के निर्माण की शैली का जन्म किस काल में हुआ, है ना। जो कंस्ट्रक्शन होता था, मंदिर का स्टाइल होता था, बनाने की शैलियां होती थी, वो इसी काल में सामने आती हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी है, यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं मंदिरों के निर्माण की शैली का प्रादुर्भाव, जन्म जो होता है, मंदिर बनाने की जो स्टाइल थी, वो इसी काल में आती है। अब पढ़ते हैं प्रमुख मंदिर। पहला है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर किस काल के? जितने भी मंदिर हैं सब इस काल के हैं। पूछता है कि किस काल के हैं, किस टाइम पे के हैं। दशावतार मंदिर है कहाँ? ये ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश। ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश में है। कौन सा? दशावतार मंदिर। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव, कानपुर। कानपुर में एक स्थान है भीतरगांव, वहीं पर लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर के बारे में ये खास बात है, ये पहला ऐसा मंदिर है जिसे देखने पर पक्की ईंटें सामने आती हैं, अर्थात इसके वाल पर, इसके इस टेंपल के दीवार पर क्या है? पक्की ईंटों का, कंक्रीट ब्रिक्स का प्रयोग किया गया है। कंक्रीट ब्रिक्स या कहें पक्की ईंट, इनका प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछे, गुप्त काल में, गुप्तास पीरियड में पक्की ईंटों का, कंक्रीट ब्रिक्स का जो मंदिर है वो कौन सा है? वो लक्ष्मण टेम्पल है, लक्ष्मण मंदिर है कहाँ? भीतरगांव, कानपुर। क्लियर है? ठीक। भूमरा का शिव मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध। भूमरा का शिव मंदिर एवं खोह मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर एवं खोह मंदिर कहाँ है? गुप्त काल का है। ये नागौद में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में नागौद तहसील में क्या है? भूमरा का शिव मंदिर एवं खोह मंदिर। क्लियर है? फिर है नचना कुठार। नचना कुठार पहले है कहाँ, ये जान लीजिए। नचना कुठार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। कहाँ है? पन्ना में है नचना कुठार। नचना कुठार में कौन सा मंदिर है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, पार्वती टेम्पल जो है, ये पन्ना जिले मध्य प्रदेश में है। अगला है तिगवा का मंदिर। तिगवा मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, तिगवा मंदिर। ये सभी गुप्त काल के मंदिर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों, इस काल में धार्मिक स्थिति के अंतर्गत जो रिलीजियस स्टेटस था, उसके अंतर्गत ये आप लिख सकते हैं कि स्वर्णिम युग था, गोल्डन एज था। क्यों था? अब आप खुद देख रहे हैं कि मंदिर निर्माण की शैली आती है। ठीक है, 2 नए धर्म सामने आते हैं, रिलीजन आते हैं सामने, पक्की ईंटों के निर्माण का प्रारंभ हो गया मंदिरों में। ठीक है, और क्या क्या हुआ? त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास सामने आता है गुप्त काल में। त्रिमूर्ति कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के सम्मिलित रूप को, है ना, क्या कहा गया? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास होता है गुप्त काल में।
ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्तिज, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द त्रिमूर्तिज, ये गुप्ताज पीरियड में सामने आता है। अगला है लौकिक साहित्य की रचना। लौकिक साहित्य, पहले लौकिक है क्या ये जान लीजिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्पर्ड लिटरेचर। टेम्पर्ड लिटरेचर की जो रचना होती है वो गुप्त काल में होती है। लौकिक है क्या? लौकिक का अर्थ होता है सांसारिक। सांसारिक मतलब हम लोग लौकिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, टेम्पर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। संसार में मोह माया इस सब में चंगुल में फंसे हुए हैं हम लोग, है ना। अपने अपने मोबाइल से प्रेम है, अपने घर से प्रेम है, ये एक मोह का एक बंधन है हमारा। ये लौकिक जीवन कहलाता है, टेम्पर्ड लाइफ कहलाता है। पारलौकिक जीवन क्या होता है? ईश्वरत्व प्राप्त कर लेना। ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेना ही पारलौकिक है। पारलौकिक मतलब इस संसार से परे दूसरे संसार की कल्पना करना, है ना, वो कहलाता पारलौकिक। लेकिन आप लौकिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो लौकिक साहित्य भी है। अब हम लौकिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो साहित्य लिटरेचर कैसे लिखेंगे? लौकिक साहित्य ही लिखेंगे, ठीक है, टेम्पर्ड लिटरेचर, ठीक है। मित्रों ये भी जान लीजिए, एग्जाम में पूछता है कि जो गुप्त काल था, गुप्ताज टाइम था, गुप्त वंश का राज चिन्ह क्या था, स्टेट मार्क क्या था, ठीक है, या कभी कभी डियाडम बोल देते हैं इसको। तो स्टेट मार्क जो था वो क्या था? वो गरुड़ था, ठीक है, गरुड़ था। राजभाषा क्या थी गुप्त काल की, गुप्त वंश की? ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं इसको, क्या थी? संस्कृत थी। याद रखिएगा, संस्कृत थी। यहाँ पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन। ब्राह्मणों का पुनरुत्थान काल था, ब्राह्मण संस्कृत, ठीक है। तीसरी चीज, राजधर्म क्या था? जो गुप्त साम्राज्य था उसका रिलीजन क्या था? मैं बता चुका हूं पूर्व में कि जितने भी गुप्त राजा हुए हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव रिलीजन के फॉलोअर्स थे, इसलिए इसका जो राजधर्म था वो वैष्णव धर्म था। क्लियर? ये हो गई धार्मिक स्थिति गुप्त काल की। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कला एवं संस्कृति, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। कला अर्थात आर्ट एवं संस्कृति अर्थात कल्चर, ठीक है। जो गुप्त काल था, गुप्ताज टाइम था, पीरियड था, वो आर्ट एवं कला के दृष्टिकोण से वो गोल्डन एज था, ठीक है। भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज था आर्ट एवं कला के आधार पर, ठीक है। कला के आधार पर, कला एवं संस्कृति के आधार पर भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था ये गुप्त काल, ठीक है। इसमें खास बात है क्या, ये सब लिख सकते हैं आप, मेंस में भी पूछा ही है 2017 में। मंदिर निर्माण शैली मैंने बताया था कि शैली का जन्म होता है। जो मंदिर निर्माण की, जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होता था, उसकी स्टाइल कि किस डिजाइन का बनाया जाए, ये सब इसी काल में, गुप्त काल में आता है। शिखर निर्माण का प्रथम उदाहरण आप भी देखते हैं, पहले मंदिर गुप्त काल में ऐसे बनती थी, 4 दीवारें हो गई, 4 दीवारों के ऊपर ये छत हो गई, ठीक है। ये मंदिर यहाँ पे कोई मूर्ति रखी है, ठीक है, पहले ऐसे था। लेकिन आने वाले कुछ समय में जैसे परवर्ती शासक आते हैं, बाद के शासक आते हैं, लेटर गुप्त एम्परर आते हैं, सॉरी गुप्त रूलर आते हैं, शासक आते हैं, तो उस समय क्या होता गया कि मंदिर में शिखर बनाने की परंपरा प्रचलित होती गई। अब शिखर के ऊपर कभी कभी फ्लैग भी देखने को मिलता है, तो इस तरह मंदिर बनती गई। तो ये जो मंदिर निर्माण की ये जो शिखर की कला है, इसे पीक बोलते हैं या अपेक्स बोलते हैं, पीक या अपेक्स। शिखर निर्माण करने की भी कला सामने आती है गुप्ताज पीरियड में, गुप्त काल में। और इसका उदाहरण, पहला उदाहरण कहाँ मिला? इसका पहला उदाहरण दशावतार मंदिर। जो ये दशावतार मंदिर है ललितपुर झांसी में, वो पहला एग्जाम्पल मिलता है, फर्स्ट उदाहरण है किसका? शिखर निर्माण का, मंदिर के शिखर निर्माण का, पीक या कहें अपेक्स। मित्रों गुप्त काल में कला एवं संस्कृति के अंतर्गत बात करें तो जब सबसे बेस्ट उदाहरण है, जो गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है गुहा मंदिर निर्माण। गुहा मंदिर निर्माण अर्थात केव टेम्पल। केव टेम्पल बनाने की जो शैली सामने आती है वो इसी में आती है। हालांकि सम्राट अशोक ने, जैसे आपने पढ़ा था शिलालेख, उसके स्तंभ लेख और गुह लेख,
तो गुफाओं में उसने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। याद रखिएगा, मौर्य सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक ने गुफाओं के अंदर लेख उत्कीर्ण करवाए थे, अपने आर्टिकल छपवाए थे, आर्टिकल लिखे थे, पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए थे। किंतु गुप्त काल में गुफाओं के अंदर केव्स जो होती थी, गुफाएं थी, उसके अंदर मंदिरों का निर्माण होने लगा। अब लेख नहीं, आर्टिकल नहीं, टेम्पल बनाने जाने लगे। ठीक है, गुहा मंदिर का निर्माण होता है, केव टेम्पल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दो हम प्रमुख पढ़ेंगे। पहला ब्राह्मण गुहा मंदिर, ब्राह्मण केव टेम्पल। दूसरा बुद्धिस्ट केव टेम्पल, बौद्ध गुहा मंदिर। तो ब्राह्मण गुहा मंदिर के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो उदाहरण है, मेन एग्जांपल है जो, वो उदयगिरी की गुफाएं हैं। क्या है? उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? आप उत्तर देंगे। मेरे हिसाब से तो विदिशा में है, आप बताएंगे। ठीक है, जो उदयगिरी की केव्स हैं, गुफाएं हैं, ये काफी उल्लेखनीय है, रिमार्केबल है ब्राह्मण गुहा मंदिर के अंतर्गत गुप्त काल में। ठीक है, उदयगिरी गुफाओं की खास बात यह है कि यहाँ इस गुफा के अंदर जो मंदिर है, जो टेम्पल बनाया गया है केव्स के अंदर, वो वराह अवतार की प्रसिद्ध प्रतिमा का निर्माण है। अर्थात इस केव्स के अंदर, गुफा के अंदर भगवान विष्णु के वराह अवतार का एक प्रतिमा रखी हुई है, प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, वराह अवतार का एक स्टैचू निर्माण किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है इस केव के अंदर। ठीक है, किसने करवाया इस मंदिर का निर्माण, इस वराह अवतार की प्रतिमा का निर्माण? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड का कमांडर जो था, सेनापति था, वीरसेन। कौन? वीरसेन ने ही इस मूर्ति का निर्माण उदयगिरी की गुफा में, केव्स में करवाया। अब बात करते हैं बौद्ध गुहा मंदिर, बौद्ध केव, बुद्धिस्ट केव टेम्पल की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख है अजंता की गुफाएं। अजंता की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो पहले जान लीजिए है कहां। सॉरी, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है मित्रों? जो टोटल नंबर कितने हैं कि इन गुफाओं के, वो 29 गुफाएं हैं। ठीक है, टोटल चिन्हित की गई हैं, मार्क की गई हैं। लेकिन जो शेष हैं, बची हुई हैं, अच्छी अवस्था में हैं, वो है 6 जो है अभी ठीक ठाक अवस्था में है। लेकिन बाकी जो 23 है, 23 है, वो क्षतिपूर्ण हो गई हैं, थोड़ा नष्ट होने की कगार में है। ठीक है, इन 6 में महत्वपूर्ण है 16, 17 गुफा नंबर जो है, केव्स नंबर, वो है 16, 17, 1, 2 और एक और है, 6 टोटल है। ठीक है, अजंता की गुफाएं, ये प्रश्न में उठता है कि किस धर्म से संबंधित है। अब ये देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित है, रिलेटेड है। तो उसकी एक शाखाएं, 2 शाखाएं थी, हीनयान ब्रांचेज जो थी, हीनयान एवं महायान। तो ये महायान संप्रदाय का, महायान रिलीजन का, या कहें महायान ब्रांच का उदाहरण है। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि जो चित्र बने गए हैं, जो इसमें पिक्चर्स हैं, वो कैसी हैं? वो आध्यात्मिक जीवन संबंधी है। आध्यात्मिक जीवन अर्थात स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे जो पिक्चर हैं, वो अद्वितीय है। ठीक है, ये जो हो गई बात कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति अभी शेष है, क्योंकि अभी मैंने अजंता की गुफाएं बताई हैं, अभी मैंने एक बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश में, उसको भी बताना है। कुछ देर बाद वो भी पढ़ लेते हैं। मित्रों, कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर के अंतर्गत थोड़ा और है, और आई होप कि 15 नंबर में अगर पुनः आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। ये तो हिंट मात्र है। अब आप एक्सप्लेनेशन करने बैठेंगे, एक्सप्लेन देंगे तो बड़ा ही हो गई, 15 नंबर का आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यही वो कारण है जो गोल्डन एज कहलाते हैं आर्ट एवं कल्चर के दृष्टिकोण से। ठीक है मित्रों, मैंने बताया कि अजंता की गुफाओं में 29 टोटल केव्स थी। ठीक है, नंबर ऑफ केव्स कितने थे? गुफाओं की संख्या 29 थी, 29। लेकिन अभी बची कितनी है अच्छी अवस्था में? वो 6 ही है। वो 6 कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक थोड़ा क्षति है उसमें, मतलब नष्ट के होने के कगार में, लेकिन अभी उसमें समझ में आ जाता है कि कौन किस धर्म से है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो इनसे यह प्रश्न बनता है कि गुफा नंबर
फला से में क्या उत्कीर्ण है, या पूछ लेगा कि आपसे मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा संख्या में है, किस गुफा में है, अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में कौन सी संख्या गुफा है, कौन सा नंबर है केव का, वो भी बताना है। ऐसे प्रश्न पूछता है। या फिर पूछेगा कि 16वें नंबर गुफा में कौन से क्या उत्कीर्ण है, कौन सा चित्र है, तो आप बताएंगे। देखिए गुफा संख्या 16, 17 और 19, जो केव नंबर है 16, 17 और 19, वो बौद्ध रिलीजन से, बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उनमें से जो 16वां नंबर है, 16 नंबर है, इसमें क्या कौन सा चित्र बना है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मरणासन मतलब जस्ट मरने ही वाली होती है, मरी नहीं अभी, मृत्यु को प्राप्त होने वाली होती है, उस राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, पिक्चर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट प्रिंसेस, ठीक है, पिक्चर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट प्रिंसेस मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो गुफा नंबर केव नंबर 16 पर है। ठीक है, 17वीं नंबर गुफा पर क्या है, याद रखिएगा, जो केव नंबर 17 है, गुफा नंबर 17 है, इसे एक नाम दिया गया है, चित्रशाला। क्या नाम दिया गया है, चित्रशाला। किस गुफा संख्या को कहते हैं, 17। ठीक है, चित्रशाला या कहें आर्ट म्यूजियम, क्या, आर्ट म्यूजियम। ठीक है, इसमें 17वें नंबर में क्या है कि भगवान बुद्ध के जीवन घटनाओं का चित्रण है। ठीक है, जीवन संबंधी उनकी जो घटनाएं थी उसका चित्रण अंकन किया गया है, सॉरी चित्रण किया गया है, चित्र रूप में प्रदर्शित किया गया है गुफा नंबर 17 में। ठीक है, गुफा नंबर 1 और 2 जो है, जो गुफा नंबर 1 और 2 है, ये गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के बाद जो काल समय आता है। ठीक है, पोस्ट गुप्तास पीरियड, पोस्ट गुप्तास टाइम या कहें गुप्तोत्तर काल, इससे संबंधित केव नंबर 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2। जो गुफा संख्या 9 और 10 है, केव नंबर 9 और 10 है, वो फर्स्ट सदी, ठीक है, प्रथम सदी से संबंधित है, फर्स्ट सेंचुरी से रिलेटेड है। ये हो गई अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में इतना ही जानना है। ठीक है, आप इसका उत्तर देंगे कि अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। ठीक है, वो मेरे हिसाब से मैं हिंट किए देता हूं, वो ब्राह्मण वंश था। जब मैं विदेशी वंश पढ़ा रहा था, ब्राह्मण वंश, शुक सातवाक, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, इनमें से कोई 3 एक था, आप बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं है ना, जो बाघ केव्स हैं, पहले है कहाँ ये जान लीजिए। ये मध्य प्रदेश के धार में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश के धार में बाघ की गुफाएं हैं, केव्स हैं। ठीक है, ये विंध्य पर्वत पर है, विंध्या माउंटेन पर है। ठीक है, विंध्य पर्वत पर स्थित है। इसमें खास बात यह है कि दोनों में जो अंतर है अजंता और बाघ की गुफाओं में, एक तरफ जहां अजंता की गुफाओं में, केव्स में आध्यात्मिक जीवन संबंधित चित्र बने हैं। कौन से चित्र बने हैं, आध्यात्मिक जीवन संबंधित चित्र बने हैं, पिक्चर्स रिलेटेड टू स्पिरिचुअल लाइफ। वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा अंतर जो है वो बाघ की गुफाओं में लौकिक जीवन संबंधी चित्र बने हैं। ठीक है, कौन से, पिक्चर्स रिलेटेड टू टेम्पर्ड लाइफ। ठीक है, लौकिक जीवन संबंधी चित्र हैं। इसमें आध्यात्मिक जीवन और बाघ की गुफाओं में लौकिक जीवन। ये खत्म हो चुका है आर्ट एवं कल्चर। गुप्त काल में, गुप्ताश टाइम पे जो आर्ट एवं कल्चर था, कला एवं संस्कृति था, यहां से तो प्रश्न बनना ही है। ठीक है, अब हम जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे गुप्त साहित्य। जो गुप्ताज लिटरेचर थे, गुप्त काल में जो लिटरेचर लिखे गए उनका अध्ययन करने वाले। ठीक है,